एंड आज की क्लास में हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ को देखा था, लेकिन आई थिंक नेटवर्क के इशू से थोड़ा बहुत ओम्स लॉ में दिक्कत आई है। ठीक है, आज अपन फिर ओम्स लॉ को देखते हैं एक बार। पहले तो मुझे फटाफट बताइए कि क्या ऑडियो वीडियो अभी क्लियर है कि नहीं। हैंड रेज करके मुझे बताओ फटाफट सारे। चलिए, अब देखिए ओम्स लॉ में कहता क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर एक वायर है, ठीक है, अगर एक वायर है मेरे पास, ये रही ए बी पॉइंट के बीच में एक वायर है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर वायर में ये हमने एक करंट फ्लो करता हुआ देखा। हमने देखा कि इस वायर के अंदर एक आई करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये हमने देखा है that from there was a wire between 2 points A and B, and between these 2 points there is some current I which is flowing in this wire. ठीक है, there is some current I which is flowing in this wire, ऐसे। ठीक है, तो ये जो I करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये जो I करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ओम्स लॉ के तहत ये बोला जा रहा है कि जो भी I करंट यहाँ फ्लो करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हमने पहले भी एक बार बात की थी और हमने ये बोला था कि ये दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा। सो हम निकाल सकते हैं, देखिए वीबी माइनस वीए, इस तरीके से अपन दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन को बोला जा रहा है कि जो भी करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के अक्रॉस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ करंट फ्लो करेगा। ये चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहीं से मेरे पास एक रिलेशन निकलता है, दैट रिलेशन इज वी प्रोपोर्शनल आई, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब एक सर्किट में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उस सर्किट के अंदर करंट डेवलप्ड होगा। जैसे आपने देखा है कि आपके पास छोटी बैटरीज आती है, छोटे सेल्स आते हैं जो आप रिमोट में डालते हैं। ठीक है, एक रिमोट कंट्रोल में जो डालते हैं उसमें कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है ये। अब ये 1.5 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर सेल को अगर आपने उस रिमोट में लगाया तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1.5 वोल्ट के अक्रॉस कितना करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे 9 वोल्ट की बैटरी भी आती है। इस तरीके की बैटरी होती है 9 वोल्ट की, यहाँ पर एक ऐसे गोल होता है, इधर एक ऐसा गोला होता है। ठीक है, ऐसी 9 वोल्ट की बैटरी आती है। तो 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये 9 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओम कहता है कि उतना ही ज्यादा सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, दैट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। दो एंड्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट एक सर्किट के अंदर फ्लो करता है। ये चीज हमें कौन कहता है, ओम्स लॉ कहता है। अब इस चीज को और अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखिए। आज मैं सारे सर्किट्स के पार्ट्स भी बताऊंगा बेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सर्किट के, आज अपन उसकी भी बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरीके से मेरे पास सर्किट है। इस सर्किट में ये रही बैटरी, ये रही बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है, ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है अभी थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये है एमीटर। क्या है बेटा, ये है एमीटर। एमीटर का मतलब क्या होता है, एमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट को मेजर करता है, जो कि करंट को मेजर करने के काम आता है। तो एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर द करंट इन द सर्किट। ये क्या है बेटा, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ये क्या मेजर करता है, तो दिस मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है।
सो एक डिवाइस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, एमीटर जो है वो करंट को मेजर कर रहा है, रेजिस्टेंस को मेजर करना है, ये रहा रेजिस्टेंस यहाँ पर, और ये रही बैटरी। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? पोटेंशियल। बैटरी प्रोवाइड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से देयर विल बी सम करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। कुछ करंट इस सर्किट में इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होना शुरू कर जाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ओम क्या कहता है? ओम कहता है कि जितना भी करंट सर्किट में फ्लो करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी उतना ही ज्यादा सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये चीज अपन को समझ में आती। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, V इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? I। अब जैसे ही हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, एंड दिस कांस्टेंट R इज नोन एज द रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। बेटा हमने इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट में पहले देख लिया था कि जो बैटरी है वो चार्ज प्रोवाइड नहीं करती। जो बैटरी है वो चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। बैटरी ओनली प्रोवाइड्स दी एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से चार्ज जो है वो चलने लगता है, और मूवमेंट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दैट मीन्स बैटरी ने दिया पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला? करंट। और इसी को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनैलिटी क्या बताता है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू को सर्किट में बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी सर्किट में बढ़ेगी। जैसे जैसे आपने पोटेंशियल की वैल्यू को सर्किट में बढ़ाया वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में या अपने सर्किट के अंदर बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज अपन यहाँ से जानते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। आर इज व्हाट? आर इज द रेजिस्टेंस, और इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू ओम। जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी की उन्हीं के नाम पे हमने इसका यूनिट रख दिया। इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो ऐसे ओमेगा सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। वी नो दैट बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से सर्किट के अंदर करंट आता है। ये दो चीजें हम जानते हैं। ठीक है, जैसे ही फॉर्मूला बनाया तो एक फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू आई आर, इन विच दिस R इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, आपके सर्किट के अंदर एक क्वांटिटी है जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अपने यहाँ पर लगाया। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जो AC है, फ्रिज है, टीवी है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब क्या मतलब होता है वो देखिए, जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे घूम के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से निकले और इस रेजिस्टेंस को एंटर करे, कौन से? जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ही वो इनको एंटर करते हैं, अंदर जाके देखो बेटा, खाली जगह तो होती नहीं एक वायर में। आप एक वायर को तोड़ के देखो, बीच में से काट के देखो, आपको दिखेगा कि पूरी एकदम सॉलिड होती है वो, बीच में से हॉलो थोड़ी ना होती है। दैट मीन्स चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई ऐसी खाली जगह थोड़ी ना प्रोवाइडेड है। चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई खाली जगह थोड़ी ना प्रोवाइडेड है, कोई हॉलो ट्यूब जैसी थोड़ी ना है। समझ में आ रही है बात? जो भी चार्ज है वो एक सॉलिड मटेरियल के अंदर से ट्रेवल करता है। दिस इज द वायर। एक वायर बनाऊं अगर मैं, तो इस तरीके से वायर होती है, और इस वायर के अंदर पूरा क्या है? सॉलिड मटेरियल है, अंदर कोई खाली जगह प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इस वायर को एंटर करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकरा जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक और एटम से टकरा जाता है, फिर ये एक और एटम से टकरा जाता है, फिर एक और एटम से टकरा जाता है। आप खुद सोचिए, एक जगह, एक भीड़ भड़ाके वाले इलाका है, ठीक है, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, जैसे अपना मुंबई के जो लोकल ट्रेन हो गई वो हो गई। ठीक है, अब आप उस ट्रेन में चढ़ना है, लेकिन ट्रेन खचाखच भरी हुई है। आपको उस ट्रेन के अंदर जाना है तो धक्का मुक्की करके जाना पड़ेगा, लोगों को धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों को धक्का दोगे आप टकरा टकरा के अंदर पहुंच ही जाओगे। ये वही चीज है। ठीक है, अंदर एक आदमी खड़ा था, बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे। दिल्ली मेट्रो में कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत रश होता है। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चों ने ये चीजें को देखा भी होगा। तो होता क्या है कि अगर आप उन स्टेशन में गेट के पास अगर खड़े हैं तो भीड़ आपको अपने आप बाहर ले आती है। यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो उसको खाली जगह नहीं दिखती। वो इलेक्ट्रॉन चलता चलता किसी ना किसी से टकराता रहता है, कोलिजन करता रहता है। अब जब ये टकराता है
तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। भाई ये बहुत तेज चलता आ रहा था, एकदम से भिड़ गया, तो इसकी एनर्जी तो कम हो गई ना, इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है बीच रास्ते में, ये जो रुकावटें हैं इसके रास्ते में, उस उन रुकावटों को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये रेजिस्टेंस कुछ एक पैरामीटर्स पे डिपेंड भी करता है, हम उसकी भी बात करेंगे। बट आपको ये याद रखना है दैट सिंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ कंडक्टर, वहां पर खाली जगह नहीं है, पूरे के पूरा एक सॉलिड मटेरियल है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस पर्टिकुलर कंडक्टर को एंटर करता है, जाके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से कोलाइड करने लगता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भिड़ेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ा, तो इस प्रोसेस में अपनी एनर्जी को लूज करता रहता है। और यही जो बीच रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस आए, ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, इसी को हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। सो आपको याद रखना है दैट व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर in the path of electrons, in the path of moving electrons is known as the resistance। यही रेजिस्टेंस होता है। इसको मेजर किस में करते हैं, तो इसको हम ओम में मेजर करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा सिंबल से। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फास्ट। यस यस, फास्ट एवरीवन। यस यस, फास्ट फास्ट। 90 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से। देखिए, एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, और उस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट में करंट आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ये रिलेशन कौन देता है हमें, तो ये ओम देता है। ठीक है, इस रिलेशन के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर इसको हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को हमने नाम क्या दिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में अभी अपन ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर को एंटर करता है, तो वो खूब सारे पार्टिकल से टकराता हुआ ऐसे आगे चलता है, खूब सारे पार्टिकल से ऐसे टकराता हुआ आगे चलता है, और टकराने की वजह से अपनी एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी को लूज करता है। एनर्जी अगर यहाँ पर लॉस होगा, एनर्जी को लूज करेगा, तो वो एनर्जी एनवायरमेंट में चली जाएगी। ठीक है, एनवायरमेंट में चली जाएगी, इस तरीके से डिसिपेट हो जाएगी एनवायरमेंट में। अब जब वो एनर्जी एनवायरमेंट में डिसिपेट होती है, तो किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में। अब देखिए ध्यान से, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। आपके पास है आपका मोबाइल फोन, उसमें डाल रखा है आपने पबजी। ठीक है, बहुत बच्चों ने डाल रखा है, मैं जानता हूँ सभी बच्चे खेलते हैं। जो नहीं भी खेलता उसने भी अपने मोबाइल फोन में पबजी डाल रखा है, लेट अस सपोज। ठीक है, अब वो जो पबजी मोबाइल गेम है, वो बेसिकली एक बहुत ही हैवी इंटेंसिव हार्डवेयर वाला गेम है, जिसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। तो जब आप पबजी ऑन करते हो, तो आपके प्रोसेसर भी बहुत तेज चलने लगता है, आपकी स्क्रीन भी बहुत तेज चलने लगती है, साउंड भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब किसी ने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है, तो उससे भी वहां पर काफी सारी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। करंट फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब आप पबजी खेल रहे थे, तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन आपके सर्किट के अंदर, मोबाइल फोन के सर्किट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, अब वो जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो आपके जो वायर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट वायर जो अंदर लगे हुए मोबाइल फोन के अंदर, जो आपको दिखते नहीं है लेकिन अंदर वायर्स तो ही, उन वायर्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, टकराते जा रहे हैं, कोलिजन करते जा रहे हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है उन्हें। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जैसे वो टकराते जाएंगे, तो अपनी एनर्जी को लूज करते जाएंगे, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और आप खुद जानते हैं, ज्यादा देर तक आप पबजी खेलो, आपका फोन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, बैटरी ने जिस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, ठीक है, बैटरी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो कर रहा है, उस मूवमेंट के कारण जब वो चलता है तो टकराता है, टकराता है तो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, आपका फोन गर्म हो जाता है। कुछ देर बाद आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपकी जितनी भी बैटरी की एनर्जी थी, वो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को देता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जाके आगे कुछ तो अप्लायंस को दे देता है और कुछ लूज कर देता है।
ठीक है, जो लूज कर देता है वो तो हीट के फॉर्म में चली गई, और जो अप्लायंस यूज करता है उसकी वजह से आप गेम खेल पा रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको अपन ने पबजी वाले एग्जांपल से खेला। मैं ये कहता हूँ किसी को पबजी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग खेलते हैं और मैं आपके स्टेटस वगैरह पे देखता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बस बताइए बेटा, फटाफट बताइए। याद रखिए, बैटरी एनर्जी देती है, बैटरी चार्ज नहीं देती। बैटरी गिव्स दी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी, इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, सर्किट के अंदर जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से टकराएगा, टकराने पे अपनी एनर्जी को लूज करेगा, हीट बनेगी। बची हुई एनर्जी अप्लायंस यूज कर लेगा। उससे हो सकता है आपको वो लाइट दिखा रहा है, उससे हो सकता है स्पीकर चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ट्यूबलाइट चल रही है, ये भी उस एनर्जी से ही हो रहा है। तो एक पावर सप्लाई, वो पावर सप्लाई से इलेक्ट्रॉन चलने लगे, इलेक्ट्रॉन चले तो कोलाइड करे, कोलाइड करे तो हीट बने, और इस कोलिजन को ही अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा ओम्स लॉ का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला जान चुके हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हम जान चुके हैं। हमने रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म देखा। ठीक है, हमने वोल्ट मीटर देखा क्या होता है, हमने देखा एमीटर क्या होता है। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट देखेंगे कि सर्किट के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हो सकते हैं। और पहली बात तो एक सर्किट की बात भी करेंगे, और फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। देखिए ध्यान से, फिर लास्ट में अपन एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, वापस से सर्किट को ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरे पास है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर मैंने जोड़ा अपने बैटरी को, ये रहा बैटरी। इस बैटरी से आगे मैंने एक की लगाया है। ठीक है, इधर मैंने जोड़ा, ये रहा एमीटर, और इधर मैंने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गई हमारी बैटरी। ठीक है, ये हो गया हमारा की, ये है हमारे पास एमीटर, ये है हमारे पास वोल्ट मीटर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे। ये जो है हमारे पास, ये है कनेक्टिंग वायर, दिस इज द कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। तो ये कनेक्टिंग वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो रेजिस्टेंस बोल देते हैं इसको, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, सबके सिंबल मैं बनाता जा रहा हूँ। ये जो सिंबल दिखेगा आपको, दिस इज रेजिस्टेंस, ये क्या है? रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद कभी कभार आपको ऐसा सिंबल भी दिख सकता है। ठीक है, ऐसा और ऐसा, ये एक एरो बना दिया है इसको, ये क्या हो गया? वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर चेंज कर सकते हो, और इसी को हम रियोस्टैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। चलिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर आता है हमारे पास एक ये टर्मिनल, ये तो आप जानते ही हैं। देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव है। बड़े वाले को पॉजिटिव बोला, छोटे वाले को नेगेटिव बोला। इसको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अगर मैं ऐसे खूब सारे सेल एक साथ कनेक्ट कर दूं, लाइक दिस, दो या दो से ज्यादा, तो इसी को हम फिर बोलते हैं बैटरी। तो कोई आपसे पूछे कि बैटरी क्या होती है, तो आप बोलोगे बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। ठीक है, याद रखना है। इस पे भी एक बड़ा वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है, और जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव है, कुछ इस तरीके से। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल बैटरी। सो वेरिएबल बैटरी में क्या होगा? ऐसे बैटरी का सिंबल बना होगा, ये इस तरीके से, और इसके ऊपर ऐसे एक एरो लगा होगा। तो ये बता रहा है वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस बैटरी के अंदर आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल रिमोट में जो सेल डलता है उसके अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं लिखूंगा वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मेरे पास कुछ एक पार्ट्स हो गए। अब ऐसे ही मेरे पास क्या है, एक ये एमीटर डिवाइस है। सो एमीटर डिवाइस का काम क्या होता है?
टू मेजर द करंट। एक मेरे पास ऐसे ही डिवाइस है वोल्ट मीटर, ये V से डिनोट किया। वोल्ट मीटर का क्या काम है? टू मेजर द पोटेंशियल। सो एमीटर तो करंट को मेजर करेगा और वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करेगा। सो किस तरीके से कर रहा है वो अपन को समझ में आना चाहिए यहाँ पर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट्स हैं। अब कुछ एक कनेक्टिंग वायर के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पर मैं एक कनेक्टिंग वायर बनाऊंगा। देखो ऐसे अगर वायर्स दिखे सीधी, इसको हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं जैसे अपन ने लिखा है। लेकिन अगर इस वायर पे इस तरीके से दूसरी वायर आ जाए, देखिए यहाँ पर मैंने एक टर्न प्रोवाइड किया है, आपको दिख रहा होगा, ऐसे कर्व प्रोवाइड किया और फिर लाया। दैट मीन्स इन दोनों वायर्स के बीच में कोई जॉइंट नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है। ठीक है, ये वायर जा रही है, ये वायर अलग जा रही है, कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है इन वायर्स का। इसको हम बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज बिटवीन वायर्स। मतलब एक वायर गई, उसके ऊपर से एक वायर ऐसे चली गई, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, हमने वायर को ऐसे काट के आपस में जोड़ा नहीं। ठीक है, बस एक के ऊपर से एक ऐसी वायर जा रही। लेकिन अगर यहीं पे मैं वायर्स को ऐसे जोड़ दूं, ये यानी यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, तो ये क्या होता है? ये होता है जंक्शन। जंक्शन मतलब यहाँ पर अब वायर को अपन ने ऐसे छील के काट के और जोड़ दिया, मतलब अब यहाँ पर करंट जो है फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन इनमें क्या है, एक ऊपर वाली वायर में सेपरेट करंट जा रहा है, नीचे वाली वायर में सेपरेट करंट जा रहा है, कोई ये कनेक्टेड नहीं है आपस में। लेकिन इधर क्या है, कनेक्टेड है। तो ये चीज समझने वाली बात थी। इसी के क्लोज्ड फॉर्म में, इन्हीं सब पार्ट्स के एक क्लोज्ड फॉर्म में जब करंट फ्लो करने लगे एक सर्किट के अंदर, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक क्लोज्ड पाथवे फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए एक क्लोज्ड पाथवे हो आपके पास, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, की। और ये की कुछ नहीं है, स्विच है। स्विच का मतलब क्या हुआ? आपके घर में जो ऑन ऑफ वाला स्विच होता है, जिससे ट्यूबलाइट को ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है, ये वही स्विच है। आपने इसके बटन को ऑन किया, सर्किट चलने लग गया, इसके बटन को ऑफ करोगे, सर्किट बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये की थोड़ी सी अलग होती है। ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से दो मेटल प्लेट्स होती है, ठीक है, और इस मेटल प्लेट के बीच में एक ऐसे अपन की को इंसर्ट करके रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी तो क्या है, सब कुछ कॉन्टेक्ट में है, तो जब कॉन्टेक्ट में है तो वायर में से आराम से करंट चला जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में से इस की को ऐसे हटा दिया, तो दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में जगह रह गई। इसका मतलब अब करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। तो जैसे ही आप बीच की ये की को हटाते हो, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। और जैसे ही आप इसी के अंदर ऐसे की को लगाओगे, तो करंट इसमें चलने लग जाएगा। तो आपको याद रखना है कि की के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। कैसे कैसे दो पार्ट्स, उसको भी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए इस तरीके से अगर की बनाई जाए, इसको अपन बोलेंगे ओपन की। ओपन की का मतलब होता है सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और अगर इस तरीके से की को बनाया जाए जिसके अंदर बीच में डॉट लगा दे, तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड की। ठीक है, या सर्किट, इसका मतलब होता है सर्किट में करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग। तो याद रखना है कि के कुछ पार्ट्स हैं सर्किट के, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को समझने में काम आते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग अप टू दिस पॉइंट, एक बार हैंड रेज कर सकता है मुझे। यस बताइए बेटा, प्रणव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ब्रिज और जंक्शन एक बारी दोबारा बताना। बेटा। सुनो ध्यान से, दो वायर्स हैं, ठीक है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, एक दूसरे के ऊपर से ऐसे निकल जाती है। ठीक है, दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, देखो। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ब्रिज बोलेंगे। जिसमें अपन ने क्या दिखाया, एक ऐसा कर्व बना के ये दिखा दिया कि दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। अब हमने दूसरा क्या किया, यहाँ पर एक वायर थी ऐसी और दूसरी वायर थी ऐसी,
इसमें से इस वायर को थोड़ा सा काटा बीच में से और यहाँ से जोड़ दिया तो देखो अब यहाँ से जो करंट आएगा उसके पास यहाँ जाने का भी रास्ता है, यहाँ जाने का भी रास्ता है, यहाँ जाने का भी रास्ता है। ठीक है, सो यहाँ वाला करंट अब 3 रास्तों में डिवाइड हो सकता है, लेकिन इस वायर का जो करंट है वो तो सीधा ही जाएगा और ऊपर से जो करंट आ रहा है वो नीचे ही आएगा। यहाँ पर ब्रिज के अंदर ऐसा दिख रहा है देयर आर 2 सेपरेट वायर्स, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 वायर्स आर जॉइनिंग एट ए जंक्शन। तो यहाँ 4 वायर्स एक जंक्शन पे जुड़ती हुई दिख रही है, लेकिन वहां पर 2 वायर्स आर सेपरेट, अलग अलग दिख रही है। ये है ब्रिज और जंक्शन का बीच का डिफरेंस। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, अभी दोबारा देखते हैं। ओम्स लॉ के बारे में सबसे पहले बात की। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल जितना होगा, जितना ज्यादा सर्किट के अंदर होगा, बैटरी जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेगी, उतना ही ज्यादा करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। V प्रोपोर्शनल I से अपन ने V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला बनाया। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। एक सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन को कितना रेजिस्टेंस, कितना ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट मैंने बताया वो होता है ओम ओनली। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं अपन ओमेगा के सिंबल्स, इस तरीके से ओमेगा का सिंबल बना के इससे डिनोट किया जाता है इसे। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास कि एक सर्किट क्या था। ठीक है, व्हाट इज अ सर्किट। सर्किट एक क्लोज्ड फॉर्म है जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है। सर्किट इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर इन विच करंट कैन फ्लो। ठीक है, तो जो उसका डायग्राम अपन ने यहाँ पर देखा, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, सेल होता है, बैटरी होती है, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएबल बैटरी होती है, एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, ब्रिज होता है, जंक्शन होता है, ओपन की होती है, क्लोज की होती है। ये सारे के सारे पार्ट्स अपन ने एक सर्किट के देखे, जो कि आपको सर्किट में दिख सकते हैं। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखने की है। एक अपन छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। सभी बच्चे हैंड रेस करके बताओ मुझे पहले, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यस यस बताइए। बताइए यस फास्ट एवरीवन। देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट if 2 ampere current flows in a wire due to 20 volt potential difference। चलिए, ये क्वेश्चन अपन को कह रहा है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन इसका, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लेट अस सी। देखिए, क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि आप कैलकुलेट करके बताइए सर्किट का रेजिस्टेंस। अगर करंट करंट सर्किट में कितना है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे अपन। गिवन में सबसे पहली जो चीज आ जाएगी वो आ जाएगी करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। उसके बाद दे रखा है फ्लोज इन द वायर ड्यू टू कितना पोटेंशियल, तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल। वी किसके बराबर है, 20 वोल्ट के बराबर है। पूछा क्या है हमसे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को पूछा है, तो आर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। डायरेक्टली हम जानते हैं, ओम्स लॉ ने हमें फॉर्मूला दिया था V इज इक्वल टू आई आर। इसमें V क्या है, तो V की वैल्यू है 20, I क्या है, I की वैल्यू है 2, और R क्या है, R निकालना है। ठीक है, यहाँ से हम R लिख सकते हैं 20 अपॉन में 2। यहाँ से 2 से 20 को ऐसे कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10। सो हमारा रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। तो इस सर्किट के अंदर हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आए आप पहले ये देखिए कितना पोटेंशियल है सर्किट में, कितना करंट है सर्किट में। ठीक है, यू टेक आउट दैट वैल्यू, देन V इज इक्वल टू आई आर जो ओम्स लॉ है उसमें अप्लाई करिए और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल सीधी सी बात। चलिए, बहुत ही सिंपल। फटाफट मुझे सभी लोग बताएंगे क्या ये यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हमने काफी सारी चीजें देखी। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने ओम्स लॉ जो पिछली क्लास में थोड़ा सा रह गया था उसको वापस से देख लिया पूरा, सर्किट का बारे में देखा। कल हम इसी को और रिवाइज करेंगे, इस पे 2-4 क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम सीधा चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स के अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अंदर, रेजिस्टेंसेस का इफेक्ट देखेंगे, गोम्स लॉ का ग्राफ देखेंगे। तो ये सब चीज अपन कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। किसी को कोई डाउट आए तो आफ्टर क्लास यू कैन कॉल मी, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।